ये स्टैट्स जो टॉपिक हम लोग अभी कर रहे थे, चैप्टर कौन सा है? 15। चैप्टर 15 का ये आपका हो गया क्लास 2, सेकेंड लेक्चर है ये क्लास 2, जिसमें हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? एथमेटिक मीन का कैलकुलेशन और उसका प्रॉपर्टीज हमने कर लिया था। अब अगला कॉन्सेप्ट करना है, ज्योमेट्रिक मीन से स्टार्ट करना है। तो देखो, दिखाते हैं आपको पीडीएफ में ज्योमेट्रिक मीन के बारे में क्या सीखना है। ये देखो, ज्योमेट्रिक मीन, यस। ज्योमेट्रिक मीन का क्या डिफिनीशन है? अरिथमेटिक मीन का क्या डिफिनीशन है? सबका समेशन डिवाइड में एन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? एन ऑब्जर्वेशन का किसकी इक्वल होता है? nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर मान लो ये एक्स है, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये n वैल्यूज है, तो इसका जीएम क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई करो, सबका मल्टीप्लाई, और उसका nth रूट का मतलब पावर कितना? 1/n। इसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे 4 और 9 का जीएम क्या होगा? तो आप कहोगे सर 4 और 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 और 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, और इसका कौन सा रूट? nth रूट। अब यहाँ n कितना? 2 ही है ना, तो यहाँ पर आएगा 1/2। अब ये मल्टीप्लाई किया तो हुआ 36। अब 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। तो 36 का रूट कितना हो गया? 6। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 11 पूछा 2 4 8 का जीएम क्या होगा? तो जीएम का मतलब होता है सबका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 8, और यहाँ पर कितने n कितना है? 3। तो यहाँ क्या आएगा? क्यूब रूट, यहाँ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। जनरली हम क्या बोलते हैं? n होता है तो nth रूट। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आया 64, और 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4। ठीक है, क्या हो गया ये? 4। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक में निकलेगा। यहाँ देखो, अगर ये निगेटिव एक नंबर है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो कोई पूछे इसका जीएम क्या होगा? तो यहाँ क्या है? ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट डिफाइंड। ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं होगा। अगर मान लो क्या कोई कहता है कि सर ये देखिए, ज्योमेट्रिक मीन में अगर मान लो एक -2 है, एक -8 है, इसका जीएम आप कहोगे सर -2 को -8 को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट लगा देंगे, तो आंसर तो आ गया 4 ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन मैं क्या कहूँगा? ये बहुत ही ख़राब जीएम है, बहुत ही ख़राब जीएम है। बताओ, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, एवरेज क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो बहुत ही गड़बड़ है। तो कहने का मतलब 2 निगेटिव हो तो आपको सर मैथमेटिकली तो ज्योमेट्रिक में निकल गया, पॉजिटिव आ गया, बट इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही रॉन्ग होगा। हमेशा लॉस होता हो और जीएम आ गया पॉजिटिव, कोई बोलेगा देखो एवरेज जो है ना वो पॉजिटिव है। तो ज्योमेट्रिक में यहाँ पर एकदम मिस डायरेक्ट करेगा, ये मिस रिप्रेजेंट करेगा चीज़ को। तो ये कहा गया कुछ वैल्यू अगर निगेटिव हो और कुछ पॉजिटिव हो, भले जीएम मैथमेटिकली निकल भी जाता हो, बट उस केस में आपको ज्योमेट्रिक मीन एज ए एवरेज यूज नहीं करना चाहिए। ये सजेशन है। अगर मान लो कोई वैल्यू 0 भी है तो ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ जाएगा 0, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन वहाँ पर सही एवरेज रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो क्या कहा गया देखो, कुछ वैल्यू नेगेटिव हो, कुछ वैल्यू पॉजिटिव हो, तो उस केस में ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एवरेज। जैसे कोई पूछे एवरेज प्रॉफिट निकालना है या एवरेज लॉस निकालना है, तो वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन आप कंसीडर नहीं करोगे। फिर क्या करोगे? तो अरिथमेटिक मीन, वहाँ पर अरिथमेटिक मीन होगा। अगर आप यहाँ पर निकालोगे ना अरिथमेटिक मीन, बताओ -2 का -8 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो आप उसको प्लस करोगे तो -10 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? -5। देख रहे हो? तो क्या बता रहा है? ऑन एन एवरेज 5 का लॉस हो रहा है, जो सही बता रहा है, सही बता रहा है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, तो एवरेज यहाँ पर लॉस आ रहा है, ये सही एवरेज आ रहा है। ये क्या चीज़ है? अरिथमेटिक मीन। तो ये ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक मीन जब वैल्यूज पॉजिटिव होता है तभी निकाला जाता है, तभी वो एक अच्छा एवरेज कहलाएगा। और उसका यूज़ कब होगा, कहाँ करेंगे, और बात की बात है। जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन का यूज बिल्कुल नहीं होगा। तो याद रखना, एवरेज प्रॉफिट अरिथमेटिक मीन से निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन से बिल्कुल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन है। और एग्जाम्पल देखो, अगर कोई ये कहे कि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, निकालो। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अगर ये निकालना हो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये क्वेश्चन है एक, पी स्क्वायर, पी का क्यूब, ऐसे p टू द पावर कितना? n। इसका जीएम क्या होगा? अब n वैल्यू है, 1 2 3, ये n वैल्यू है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सबका मल्टीप्लाई करो, सबका मल्टीप्लाई, p का मतलब पावर 1, पी स्क्वायर, पी का क्यूब, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ तक? p की पावर n, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या लेंगे? इसका nth रूट।
अब आपको मालूम है ये बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक। और बताओ 1 से लेकर n तक का जोड़ का कोई ना कोई फार्मूला होता है, APGP में फार्मूला पढ़ा आपने। तो इसका समेशन का फार्मूला क्या होता है, n + 1/2। इसके ऊपर ये पावर है 1/n, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों कट गया। तो बताओ फाइनली आंसर क्या मिला, आंसर मिला p⁴ n + 1/2, ये इसका आंसर है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, चीज़ वही है, सबका मल्टीप्लाई और उसका nth रूट, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो ये हो गया। तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और याद रखो, अगर मान लो कि ये लिखा हुआ कहीं पर भी यहाँ पर कि ABCD इसका ज्योमेट्रिक मीन k है, तो सबको उल्टा कर दोगे ना, 1/a 1/b 1/c 1/d, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 1/k। अगर इन सब का GM k है तो 1/1 कर देंगे तो GM क्या होगा, 1/k हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ देखो बुक में, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल 14 हो गया, एग्जाम्पल 14। 15 नंबर वैसा ही है, बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसको देखो। तो पहला प्रॉपर्टी तो ज्योमेट्रिक मीन का वही है, सब 10 की इक्वल है तो GM 10 होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत पहले आप देख चुके हैं, सबका प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, कोई पूछे XY का GM क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में ब्रेक हो जाता है। कोई पूछे X/Y का GM क्या है, डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में ब्रेक हो जाता है। ठीक बात है, कहने का मतलब ये कांस्टेंट का GM कांस्टेंट होगा। कोई पूछेगा बताओ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 कितना होगा, तो क्या कहोगे 2। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से सब 2 के इक्वल है, GM 2। दो चीज़ मल्टीप्लाई में है तो ऐसे मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दो, डिवाइड में है तो डिवाइड में ब्रेक कर दो। एग्जाम्पल देखो, ये जैसे कोई बता दिया x का GM 6 है, y का GM 10 है, तो कोई पूछे बताओ XY का GM क्या होगा, तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दो, क्या होगा GM ऑफ x मल्टीप्लाई में GM ऑफ y, 6 × 10 60। कोई पूछे ज्योमेट्रिक मीन ऐसे डिवाइड हो गया क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3y ऊपर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x नीचे। अब ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिख दो, क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 और मल्टीप्लाई में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 कितना होगा 3, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y कितना होगा, दिया हुआ है 10, नीचे में x का GM क्या दिया है 6, तो ऊपर 30/6, क्या आ गया आंसर 5। तो सिंपल है, कोई आपसे पूछता है बताओ ज्योमेट्रिक मीन 2x कितना होगा, तो क्या कहोगे, ये कहोगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 इंटू में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। अब 2 का GM क्या होगा, ये कि मान लो नया एग्जाम्पल है, x 2 का GM क्या होगा 2, x का GM दिया होगा कितना 6, तो कितना हो गया 12, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये फोर्थ प्रॉपर्टी आपको थ्योरेटिकली याद रखना है कि कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन पुल ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होता है, कैसे होता है ये नहीं देखना है। जैसे अरिथमेटिक में देखा ना हम लोगों ने, दो अलग अलग ग्रुप को कंबाइन करके और AM निकाल लिया, वैसे ही GM का भी निकलता है, बट उसका एग्जाम्पल नहीं देखना है, क्योंकि मैंने कहा था ये होता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किस में अप्लाई होता है, AM में, GM में, HM में, तीनों में निकलेगा कंबाइंड। तो खाली GM में आप याद रखना है कि ये निकलता है। HM का एग्जाम्पल देखोगे, HM में एग्जाम्पल भी है, बट यहाँ पर एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, बस इतना याद रखो। कोई पूछे क्या कंबाइंड ज्योमेट्रिक में निकलता है, तो यस निकलता है, कंबाइंड GM पुल GM इज कैलकुलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला कॉन्सेप्ट है आपका ये हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का क्या डिफिनीशन है, इंडिविजुअल सीरीज हो और हार्मोनिक में निकालना हो तो क्या होता है, ऊपर n और नीचे क्या होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ये फार्मूला होता है क्या, n/समेशन ऑफ रेसिप्रोकल, ऊपर n और सम किसका 1/x का समेशन। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो ऊपर n, जहाँ सिग्मा है ना वहाँ पर f लगा दो, फ्रीक्वेंसी लगा दो, n बराबर क्या होगा फ्रीक्वेंसी का जोड़। और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज हो तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, ऊपर n और नीचे क्या है, इसमें x की जगह मिड पॉइंट लगा दो, मिड पॉइंट कॉन्टिन्यूस सीरीज। ज्योमेट्रिक मीन आपको सिर्फ इंडिविजुअल में ही देखना है, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वहाँ पर इतना काफ़ी है। हार्मोनिक मीन में भी कभी ऐसा डिस्क्रीट सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं पूछा है, बट यहाँ पर फार्मूला है और निकालना भी आसान होता है, तो निकलेगा। फार्मूला क्या है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल से किसका बना, डिस्क्रीट का। कैसे, जहाँ सिग्मा वहाँ पर f लगा दो, और डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस का जहाँ x वहाँ पर m लगा दो। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल आपका 17 है, पूछा हार्मोनिक मीन ऑफ 4 और 6 क्या होगा, 4 6 का हार्मोनिक मीन बताओ। तो n कितना, 2 ही n है, तो ऊपर हो गया 2 और नीचे रेसिप्रोकल का सम 1/4 + 1/6, सम ऑफ रेसिप्रोकल। एलसीएम कितना होगा इसका 24 या 12 होगा, ऊपर चला गया फिर नीचे ले आओ।
तो 24 कर देंगे तो कितना होगा, 24 टू जा 48, और नीचे क्या होगा 6 + 4 10, 48/10 4.8। ठीक है, ये आ गया। तो ये एग्जाम्पल आपका 17 है। एग्जाम्पल 18 देखो। एग्जाम्पल 18 में कितने वैल्यू दिया है, 3, 3, 4, 6 का जीएम क्या होगा, तो ऊपर 3 ले लो, n बराबर 3, और नीचे क्या होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल 1/3, 1/4, 1/6, ऐसे आप जोड़ लीजिए। थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लोगे ना इसको। इसका एलसीएम निकाल के सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ सोल्व करें तो ऊपर क्या होगा 3, और नीचे 4, 3, 6 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 से 12 कितना होगा 3, 3 से 12 कितना होगा 4, और 6 से 12 मतलब 2। तो ये 12 कहाँ चला गया, ऊपर, ऊपर चला गया तो कितना होगा 12 × 3 36, और नीचे कितना है 4, 3, 7 और 2 9, 36 को 9 से डिवाइड करोगे, ये देखो 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल किसका है, इंडिविजुअल सीरीज़ का है, ये सब इंडिविजुअल सीरीज़ है। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल 19 पूछा हार्मोनिक मीन क्या होगा किसका, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, ऐसे करके कहाँ तक 1/n तक। तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज ही है, यहाँ पर कोई अलग से फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अगले पेज में यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है बताओ, कितने नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, n है, तो यहाँ पर n नंबर है, ऊपर n होगा, ऊपर n लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल, 1 का उल्टा 1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका उल्टा 3, फिर आएगा 4, 1/n का उल्टा n। तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, ये देखो हार्मोनिक मीन क्या होगा, ऊपर आ गया n और नीचे हो गया सम ऑफ रेसिप्रोकल। अब इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है, यहाँ पर अगर हम लिखें तो ऊपर हो गया n और नीचे नेचुरल नंबर का समेशन क्या होता है, ये होता है n + 1/2। तो ये दोनों कट गया, ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, 2 चला गया ऊपर, तो ऊपर हो गया 2/n + 1, ऐसे आ गया देखो। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछा, याद रखना। या एक क्वेश्चन ये देखो एग्जांपल, ये डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल मैंने लिख दिया है, ये 1 से लेकर 10 तक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है 1 से लेकर 10 तक, इसका पूछा हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, एक तो हमें n निकालना पड़ेगा, यहाँ पर n कितना होगा, फ्रीक्वेंसी का जोड़, फ्रीक्वेंसी कितना है 1 से लेकर 10 तक। अब बताओ 1 से लेकर 10 तक का जोड़ क्या होगा, फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला जो होता है, क्या लगाओगे n + 1, 10 + 1 11 और /2, तो ये काट दोगे तो 5 हो गया, 11 × 5 55, इसका समेशन हो गया 55। अब दूसरा क्या है, हमें ये निकालना है सिग्मा f × 1/x, 1/x करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फिर जोड़ेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर 1/x कितना होगा 1 × 1, तो ये 1 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ 1/x कितना होगा, तो 1/2, x का 2 का उल्टा करो 1/2, अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1। यहाँ 1/x कितना होगा 1/3, अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगा 1, तो सब 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1, यहाँ 1, यहाँ 1, कितने बार 1 आएगा 10 बार, तो इसका जोड़ कितना होगा 10। इसलिए हार्मोनिक मीन क्या होगा, ऊपर n 55 और डिवाइड में क्या होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल कितना 10, तो 55/10 आंसर क्या आएगा 5.5। तो ये आपका हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन को देख लेना है आपको। इसके 2 प्रॉपर्टीज हैं, पहला प्रॉपर्टीज आप सबको मालूम है, अगर सब 10 के इक्वल है, इफ़ ऑल आर इक्वल टू ए कांस्टेंट के, तो हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो इक्वल टू के। ये प्रॉपर्टी खाली हार्मोनिक मीन का नहीं है, एम का भी है, जीएम का भी है, एचएम का भी है, मीन का भी है, मीडियन का भी है, मॉड का भी, सबका है। और दूसरा प्रॉपर्टी वही है कंबाइंड वाला, कंबाइंड जीएम भी निकलता है, कंबाइंड या पूल्ड ज्योमेट्रिक मीन निकलता है, इसी को बोलते हैं डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, जो हार्मोनिक मीन में भी होता है। और कैसे होता है, तो ये एग्जांपल यहाँ पर है और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको आप आराम से देखो। क्या होगा, HM बराबर होगा, ऊपर होगा n1 + n2, ऊपर होगा नंबर, टोटल नंबर, और नीचे क्या होगा रेसिप्रोकल का जोड़ 1/h1 1/h2, लेकिन फिर n भी तो है, तो n से मल्टीप्लाई करोगे, तो n1/h1 n2/h2। तो ऐसे कंबाइंड हार्मोनिक मीन आप निकाल देंगे। जैसे यहाँ 5 और 7 है, तो ऊपर हो गया 12, नीचे कितना होगा बताओ n1/h1 n1 5/h1 25, 5/25 कट गया 1/5, प्लस n2/h2 7/35, तो ये भी 7 से कट गया 35, 5 1/5, तो नीचे क्या हो गया 2/5, 2/5 और 5 कहाँ गया ऊपर, तो ऊपर हो गया 60, 60 को डिवाइड करो 2 से 30, कंबाइंड हार्मोनिक मीन ये निकलता है। तो ये आपने देखा AM GM HM का कैलकुलेशन, उसके बीच में प्रॉपर्टीज। अब जरा कुछ रिलेशन है, इसको देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। AM GM HM का ये रिलेशन है, क्या बताया ये रिलेशन,
कि अगर वैल्यूज इक्वल है, मान लो सब 10 के इक्वल है, सब 10 के इक्वल है, तो AM भी 10, GM भी 10, HM भी 10, तो ये तीनों इक्वल होगा। अगर अनइक्वल है, अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट वैल्यू, अनइक्वल वैल्यू हो, डिफरेंट वैल्यू हो, उसमें AM बड़ा होता है, उससे छोटा GM, उससे छोटा HM। ठीक है, AM मोर देन GM, GM मोर देन HM। लेकिन कुछ पता नहीं, कुछ बोला ही नहीं कि नंबर इक्वल है कि अनइक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन जनरल क्या बोलेंगे, AM GM से बड़ा होगा या बराबर, GM HM से बड़ा होगा या बराबर। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसको ध्यान से आप देखोगे, उसके हिसाब से पूछ लिया। मान लो ऐसे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज, फॉर डिफरेंट वैल्यूज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन AM GM HM, तो आप बोलोगे ये वाला। ठीक है, अगर ये बोल दिया कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन AM GM HM, कुछ लिखा है नहीं, डिफरेंट है कि डिफरेंट नहीं है, तो फिर ये वाला। और अगर सिर्फ दो ही पॉजिटिव वैल्यू है एक्स और वाई, ध्यान दो, सिर्फ दो ही वैल्यू है एक्स और वाई, दोनों क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए तभी तो GM आएगा। तो ओनली 2 पॉजिटिव वैल्यू एक्स वाई है, तो वहाँ पर AM GM HM में एक अलग सा रिलेशन ये भी बनता है। क्या बनता है देखो, GM का स्क्वायर किसके इक्वल, AM इंटू HM, GM का स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM, किसके लिए है ये, सिर्फ 2 पॉजिटिव वैल्यू है उसके लिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ इस कैलकुलेशन को समझाता हूँ, ये समझना होगा आपको। मान लो कि दो ही वैल्यू है, कौन कौन से वैल्यू है, यहाँ पर देखो, मान लो एक वैल्यू x है, दूसरा वैल्यू y है, तो बताओ यहाँ पर एर्थमेटिक मीन क्या होगा, एर्थमेटिक मीन होगा x प्लस वाई डिवाइड में 2, ठीक बात है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, एक्स वाई है तो आपको सर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो नंबर है तो पावर में होगा 1/2 मतलब रूट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अलग से ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर लेता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या आ गया, एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर नया है हार्मोनिक मीन क्या होगा, अगर एक्स वाई दो नंबर था, हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो आपको सर ऊपर n, ऊपर क्या हो गया n बराबर 2, नीचे होगा रेसिप्रोकल का ऐसे जोड़। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, ऊपर हो गया 2, नीचे एक्स वाई का एलसीएम होगा x इंटू वाई, ऊपर होगा y प्लस एक्स, मतलब ऑर्डर में लिखते हैं x प्लस वाई। अब इसमें क्या करो, ये एक्स वाई कहाँ से लगा ऊपर, तो ये हो गया 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। दो नंबर है एक्स वाई, तो एर्थमेटिक मीन होगा x प्लस वाई बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होगा एक्स वाई का अंडर रूट, और हार्मोनिक मीन होगा 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। दो नंबर का हार्मोनिक मीन, ऐसे आप याद भी कर जाओ इसको, तो जल्दी निकलेगा। क्या करोगे, दोनों को कैलकुलेटर यूज करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में एक्स वाई का सम से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, AM इंटू HM लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, AM का मतलब XY बाई 2, HM का मतलब 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। ये XY प्लस XY कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला ये मिला XY। XY क्या है देखो, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो दो नंबर अगर है x और y, तो ये उसके बीच में रिलेशन होता है, ये ऐसे प्रूफ भी हो गया। और मुझे बताने के पीछे लॉजिक ये था कि दो नंबर का AM GM और HM आप सबको याद होना चाहिए, ये रिलेशन है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा देखो, ऐसे क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ये देखो एग्जांपल वाइज लिखा, 2 पॉजिटिव नंबर का AM दिया है 10, GM दिया है 8, तो पूछा HM कितना होगा, HM तो बताओ HM कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर HM निकालना है एग्जाम्पल 22 में, ठीक है। अगर एग्जाम्पल 22 में HM निकालना है, ओके, एग्जाम्पल 22 में अगर आपको HM निकालना है, तो बताओ क्या कहोगे, HM बराबर क्या होगा, तो ये होगा ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइड में अरिथमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया, 8 का स्क्वायर डिवाइड में अरिथमेटिक मीन दिया है 10, 64/10, आंसर आया 6.4, ठीक है 6.4। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि वो दो नंबर कौन से हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा क्या पूछा है, अगर XY दो नंबर है, XY अगर दो नंबर है जिसका AM दिया हुआ है 10, जिसका AM दिया हुआ है 10 और GM दिया हुआ है 8,
ठीक है, 2 नंबर जिसका AM दिया हुआ है 10, GM दिया हुआ है 8, ठीक है, वो 2 नंबर कौन से हैं ये पूछा। मान लो वो 2 नंबर कौन से है जिसका AM 10 है और GM 8 है। तो होता क्या है इसमें, आप ऑप्शन से बना सकते हो, ऑप्शन से बना सकते हो इसको। लेकिन अगर XY है तो बताओ AM क्या है, X + Y/2 कितना दिया है 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X + Y कितना आ गया 20। इसका मतलब उस 2 नंबर का जोड़ कितना होगा 20। और GM क्या होता है, GM होता है XY का रूट कितना दिया 8, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड तो क्या मिला XY = 64, मल्टीप्लाई कितना होगा 64। तो ऐसे 2 इक्वेशन बना के आप सोल्व भी कर सकते हैं। लेकिन सोल्व करना तो अपना हैबिट नहीं होना चाहिए ना। फाउंडेशन के अंदर मल्टीपल चॉइस में हम क्या देखेंगे, XY वो 2 नंबर कौन से होंगे जिसका जोड़ होगा 20 और जिसका मल्टीप्लाई होगा 64। तो बताओ अगर ऐसे ऑप्शन दिया हो, ऐसा ऑप्शन है 2 वैल्यूज कौन से होंगे, तो जोड़ होना चाहिए 20, तो 20 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 64, देख लो 4 × 16 64, ये 96, यहाँ 100, इसलिए क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा इक्वेशन बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट भी बन सकता है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसका यूज क्या होता है, मतलब AM का, GM का और HM का यूज। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल सही है यहाँ पर, यूज ऑफ AM GM HM। तो इसका शुरुआत यहाँ से हो रहा है GM और HM से। GM और HM का यूज होता है कहाँ पर, टू फाइंड एवरेज रेट या रेशियो। एवरेज रेट या रेशियो अगर निकालना हो तो GM और HM का यूज होता है। एवरेज रेट या एवरेज रेशियो एक ही बात है, लेकिन इसमें अब बाइफर्केशन है। कोई पूछे एवरेज रेट किससे निकलता है तो आप बोलोगे GM HM, ठीक है ऐसे। लेकिन स्पेशल ऐसा पूछे जब रेट परसेंटेज वाला हो तो एवरेज होता है GM से अच्छा, और जब रेट ऐसा हो पर केजी, पर आवर, पर यूनिट वाला तो क्या होता है HM होता है अच्छा। जैसे मैं बता देता हूँ, कोई ये पूछे एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो क्या बोलोगे GM से। एवरेज रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट क्या होता है परसेंटेज में, तो GM से। या ऐसे पूछे कि देर आर 3 डिफरेंट रेट ऑफ पोटैटो इन 3 डिफरेंट मार्केट, ठीक है, तो व्हाट इज एवरेज रेट पर केजी, तो क्या कहोगे HM से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर पर आवर, पर केजी हो ऐसे। तो ये चीज़ है, पॉइंट है, इसको याद रखना। अब देखो AM का यूज़ कहाँ होता है, AM। तो AM के बारे में क्या लिखा गया, AM इज़ द बेस्ट एवरेज, मोस्ट कॉमन एवरेज जनरली। देखो मोस्ट कॉमन एवरेज क्या क्यों कहा गया इसको, कि जैसे आप कोई 5 नंबर लेकर के किसी को दे दो और बोलो कि निकालो एवरेज, तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वो क्या करेगा फटाफट प्लस करके 5 से डिवाइड कर दिया, क्या निकाल दिया अरिथमेटिक मीन निकाल दिया। मैक्सिमम लोगों को ही पता होता है एवरेज का मतलब अरिथमेटिक मीन, इसीलिए कहा गया इसको मोस्ट कॉमन एवरेज है। और ऐसा होता क्यों है, ये मोस्ट ऑफ द केसेज में एवरेज में AM ही यूज होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया बेस्ट एवरेज। जनरली बेस्ट एवरेज AM ही होता है। जैसे एवरेज वेट, एवरेज मार्क्स, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लेंथ, ये सब चीज़ निकालना हो तो अरिथमेटिक मीन ही निकलता है। तो मैक्सिमम केसेज में अरिथमेटिक मीन होता है। GM HM रेयर केस में, GM कब, जब रेट परसेंटेज में हो, रेट खाली रेट के केस में, और HM कब, जब रेट पर केजी पर आवर हो तब। ठीक है, तो इसीलिए ये सब कम यूज होता है, मैक्सिमम केस में AM यूज होता है। तो कोई पूछे जनरली व्हिच एवरेज इज द बेस्ट तो क्या बोलोगे अरिथमेटिक मीन। यही पूछे व्हिच एवरेज इज मोस्ट कॉमन एवरेज तो आंसर इज अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ के ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ देखो एग्जाम्पल 23, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जो हार्मोनिक मीन के ऊपर है। एक बस A से B गया किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, ये भी रेट होता है पर आवर। वापस कैसा आया 60 kg पर आवर। तो पूछा एवरेज स्पीड कितना, तो किससे निकलेगा एवरेज स्पीड क्या होगा, हार्मोनिक मीन से निकलेगा, 60 और 40 का हार्मोनिक मीन। बताओ 60 और 40 का हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 1/40 + 1/60 सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सोल्व करोगे तो 48 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैं दिखा दूँ आपको हार्मोनिक मीन के यूज के ऊपर। ये जैसे मल्टीपल चॉइस में यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 ये देखो। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक बेचा जाता है 50 रुपया पर शेयर पहला दिन, 40 रुपया सेकेंड डे और 25 रुपया रेट है थर्ड डे। एक इन्वेस्टर क्या करता है 1000 रुपये का रोज़ खरीदता है शेयर जो भी है। लास्ट में क्या पूछा है एवरेज प्राइस
पेड पर शेयर, एवरेज निकालो पर शेयर। तब यहाँ क्या निकलेगा, हार्मोनिक मीन से। तो भाई कितने रेट दिया हुआ है, 3 रेट दिया है, 50 का रेट, 40 का रेट, 25 का रेट। पूछा एवरेज निकालो, तो क्या करोगे, 50 40 60 का, 50 40 और 25 का क्या करो, हार्मोनिक मीन निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 13 में आप निकाल दोगे एवरेज प्राइस पूछा है ना, एवरेज प्राइस पर शेयर क्या होगा, ये होगा हार्मोनिक मीन ऑफ 50 40 25। वो जो 1000 रुपया है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे भी एग्जाम्पल था ना, एक बस ए से बी गया और बी से ए आया, कितना डिस्टेंस है उसके बीच का, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे निकालोगे। बताओ ऊपर क्या लोगे, 3, क्यों 3 नंबर है 3, और नीचे कितना होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो ऐसे आप लगा दो और कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा 35.29 शायद आता है ये। ठीक है, तो ये आंसर निकाल लेना। ठीक है, 13 का आंसर 35.29 आएगा, 35.29 इस टाइप से। ठीक है, तो आपने इन सब का यूज़ के बारे में भी सीख लिया। अब एक एवरेज मैं आपको और बताता हूँ, जो छोटा सा एवरेज है, पहले उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखो एक नाम है यहाँ पर, ये देखो वेटेड एवरेज, ये देखो वेटेड एवरेज। ये वेटेड एवरेज क्या होता है, जो आपने अभी निकाला ना AM GM चाहे HM, तो मैं सिर्फ AM की बात कर रहा हूँ, AM पे ध्यान दो। सिंपल नंबर को जोड़ कर, मतलब 5 नंबर है, आप क्या करते हो, 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देते हो। उसमें ये माना जाता है कि जो 5 वैल्यू है ना, सबका इक्वल इम्पोर्टेंस है, सब बराबर है, सब एक एक के बराबर है। 5 है तो 5 हो गया टोटल, उस केस में हम जोड़ के 5 से डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। अब तक जो आपने निकाला है ना, वो सब क्या था, सिंपल एवरेज। लेकिन अगर मान लो कुछ वैल्यू हो, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, लेकिन उन सब का वेट इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई कम इम्पोर्टेंट है। अगर हम सब इक्वल नहीं है, अब 3 नंबर है, 3 ही वैल्यू है, और किसी का वेट 1 है, किसी का वेट 2 है, किसी का वेट 3 है, तो अब यहाँ पर सिंपल एवरेज नहीं निकलेगा। जैसे आप ही बताओ, फाउंडेशन के पेपर में बिजनेस मैथ है, रीजनिंग है और स्टैट है, क्या तीनों का वेट इक्वल है, क्या तीनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है, नहीं। मैथ का और स्टैट का इक्वल है, दोनों मान लो एक एक है, एक एक है, तो LR का क्या हो गया, आधा वेट है, आधा। या उल्टा बोलो, अगर LR का वेट 1 है तो मैथ का 2 है और स्टैट का भी 2 है, तो यहाँ पर इक्वल वेट नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे, तो अगर LR का 1 है तो मैथ 2 हो गया, स्टैट 2 हो गया, तो अब डिवाइड 3 से नहीं, डिवाइड 5 से होगा, क्योंकि 1 है और 2 है, ऐसे करके। तो जहाँ कहीं भी कुछ वैल्यूज हो और उसका वेट या इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं है, तो उस केस में सिंपल एवरेज नहीं निकलता, वेटेड एवरेज निकलता है। कैसे निकलेगा वेटेड एवरेज, तो फार्मूला आप देख रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल होता है, साथ में वेट भी होता है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ऐड करते हैं, फिर डिवाइड सम ऑफ वेट से करते हैं, तो ये कहलाता है वेटेड एवरेज। और सीधा जोड़ के n से डिवाइड कर दोगे तो सिंपल एवरेज। तो वेटेड एवरेज कब निकालना पड़ता है, तो जब कुछ वैल्यू हो हैविंग डिफरेंट इंपॉर्टेंस और वेट हो, तो इन दैट केस वेटेड एवरेज इज कैलकुलेटेड। अच्छा, अगर वेट इक्वल है, सबका वेट इक्वल है, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल मीन एंड वेटेड मीन। अगर मान लो 4 वैल्यू है, चारों का वेट इक्वल है, 1 1 1, तो आप वेटेड के स्टाइल से निकालो और सिंपल के स्टाइल से निकालो, बात बराबर ही है, कोई अंतर नहीं होगा। और समटाइम्स वेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कुछ लोग ना वेट को कभी कभी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे ये फार्मूला है ना, कोई क्या बोलेगा, सर ये तो डिस्क्रीट सीरीज का मीन लग रहा है, बस यहाँ फ्रीक्वेंसी लगा दीजिए, फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी, फिर तो ये डिस्क्रीट सीरीज जैसा लग रहा है कि वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई जोड़ लिया और नीचे में n आ गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कभी कभी हम लोग फ्रीक्वेंसी, जो वेट होता है ना, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये इसका फार्मूला है। एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल बुक में है, एक तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपका फाउंडेशन वाला, वो भी एग्जाम्पल सही है, बट जो बुक में क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एक कैंडिडेट है, उसने कोई एग्ज़ाम दिया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया, तो इंग्लिश में, स्टैट में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, इनकम टैक्स में क्या क्या परसेंटेज मिला उसको दिया हुआ है। ठीक है, फॉलोइंग आर द परसेंटेज इन डिफरेंट, उसको मिला जो मार्क जो ऑब्टेन किया उसने। नीचे लिखा हुआ है
इट इज़ एग्रीड टू गिव डबल वेट टू मार्क्स इन इंग्लिश एंड स्टैट। इंग्लिश में और स्टैट का जो वेट है डबल है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। और पूछ लिया फाइंड द एवरेज मार्क्स। एवरेज बोल दिया, खाली एवरेज बोल दिया ना, ये बात लिख करके और पूछा एवरेज बताओ, तो इसको देख के आप समझ जाओगे अच्छा कि जो इंग्लिश और स्टैट का वेट है बाकी के वेट के कंपैरिजन में डबल है, इसका मतलब सबका वेट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल एवरेज बिल्कुल नहीं निकलेगा, यहाँ पर वेटेड एवरेज ही निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या कहेंगे, जो मार्क्स मिला है उसको हम लिख लेते हैं ऐसे एक कॉलम में, ठीक है। कौन कौन से वैल्यू है जी, इंग्लिश का 46 है, 46 ये चलो यहाँ लिख देते हैं, परसेंटेज यहीं पर लेते हैं, परसेंटेज में 46, 67 और 72, 58, 53 ये वैल्यू है। और इसके बगल में क्या लिखो, वेट। ये पहला वाला इंग्लिश है, दूसरा वाला स्टैट है, तो इसका वेट क्या है, बाकी का जो वेट है उसके कंपेरिजन में डबल है। तो बाकी का अगर हम एक एक मान लें तो इसका वेट 2 होगा, इसका भी 2 होगा। तो अब यहाँ पर टोटल वेट कितना हो गया, देखो टोटल वेट कितना हो गया, 2 और 2 4 और 3 7। और हम क्या करेंगे अब W इंटू एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 92। इसको डबल करो, कैलकुलेटर चलो कैलकुलेटर का ही रह गया है, 7 2 जा 14 और 6 12 और 1 13, ये 72, 58, 53, इसको जोड़ेंगे सिग्मा WX तो क्या होगा, ठीक है 8 और 3 11, 11 और 2 13, 4 17 और 2 19, 19 हो गया, एक आ गया, एक हो गया 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 10 29 और एक आया था, ये हो गया 30 और 3 और ये एक है और उधर 3 है, तो क्या हो गया ये 4। तो इसीलिए यहाँ पर जो मीन आएगा वेटेड मीन ये होगा सिग्मा WX डिवाइड में सिग्मा W। तो बताओ 409 को डिवाइड करोगे 7 से तो कितना आएगा, 7 5 35, 5 59, 7 8 56, 56 में क्या बचा 3, 30 हो गया, 7 चौका 28 नहीं। तो इस तरह से ये परसेंटेज आ गया, इस तरह से परसेंटेज आ गया। तो ये कहलाता है वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कब निकालते हैं, व्हेन वेट्स आर नॉट इक्वल। व्हेन वेट्स आर इक्वल देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल मीन एंड वेटेड मीन। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। और ऐसे पूछ ले कभी कि वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड विथ वेट एंड देन एडेड एंड देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। तो ये छोटा सा टॉपिक है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो एवरेज दो तरह का होता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज किसको बोलते हैं, ये सिग्मा X/N, ये सिंपल एवरेज, और ये है वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज को हम लोग सिंपली ऐसे दिखाते हैं X बार, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल एवरेज, और ऐसे निकालेंगे तो होगा वेटेड एवरेज। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये हम लोगों ने कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ठीक है, इसमें बुक आपके पास होगा तो एक एग्जांपल मैं बता ही देता हूँ। अगर ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आ जाए ना, ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कब करते हैं, जब रेट परसेंटेज में हो। तो एक क्वेश्चन ये देखो जिसका एग्जांपल मैंने अपने मन से बनाया है। प्राइस इंक्रीज़ किया 10% फर्स्ट ईयर में और डिक्रीज़ किया 15% सेकेंड ईयर में। तो पूछा कैलकुलेट करो एवरेज रेट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 29, ये 10% बढ़ा, ये 15% कम हो गया, तो पूछा ओवरऑल क्या होगा, एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा, निकालो। तो जीएम से निकलेगा, ये बात पक्का है कि निकलेगा जीएम से, लेकिन उसको निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका होगा, 29 नंबर क्वेश्चन में बता देता हूँ। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, कम चांस है पूछने का, बट फिर भी क्वेश्चन लिखा है मैंने तो दिक्कत हो सकता है। तो अगर परसेंटेज है 10% इंक्रीज, तो क्या करो 100 में 10 प्लस कर दो 110। डिक्रीज है 15%, तो क्या करो 100 में से 15 माइनस कर दो, क्या हो गया 85। अब ध्यान दो, 110 का मतलब क्या है 10% इंक्रीज, 85 का मतलब क्या है 15% डिक्रीज। ये दो वैल्यू आपको प्लस करके ऐसे करना पड़ेगा। और अब अगर आपको निकालना है ना एवरेज, तो क्या होगा वो ज्योमेट्रिक मीन, किसका ज्योमेट्रिक मीन 110 का और 85 का। क्या
ये देखो कितना आता है। अगर ये 100 से ज़्यादा आया इसका मतलब ओवरऑल इंक्रीज होगा, अगर ये 100 से कम है तो ओवरऑल डिक्रीज होगा। तो ये बेसिकली क्या आता है, ये आपका आता है 96.7 आता है। इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ, मतलब इस रेट से बढ़ा इस रेट से कम हुआ तो ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल जो परसेंटेज निकला एवरेज, ओवरऑल मतलब एवरेज रेट जो है ना वो क्या है, एवरेज क्या है, डिक्रीज है। लेकिन सवाल है कितना, तो अब देखो 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, तो एक 100 से कम है 3.3% एवरेज डिक्रीज है। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में इतना बढ़ गया, सेकेंड ईयर में इतना घट गया, या ऐसे कर लो फर्स्ट ईयर भी इतना कम हुआ सेकेंड ईयर भी इतना ही कम हुआ, एवरेज फर्स्ट ईयर भी इतना ही कम हुआ सेकेंड ईयर भी इतना ही कम हुआ, तो दोनों केस में इम्पैक्ट क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन का ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बता दिया। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद चैप्टर में जो बचा हुआ है कौन सा एवरेज, पोजिशनल एवरेज या लोकेशनल एवरेज, तो उसको हम लोग करेंगे। मतलब मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और मॉड, इन सब का कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, करते रहो।